गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि अभी तक हमने जो पढ़ा, शक्ति की अवधारणा, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या बातें कही, और साथ में ये भी पढ़ा कि मैकियावेली प्रथम शक्तिवादी विचारक है, और बियरस्टीन ने तो कह दिया कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उनका वास्तविक प्रयोग। फिर कई अर्थों में हम शक्ति और बल को एक साथ ले लेते हैं कि शक्ति और बल एक ही है, वो बलशाली है, वो शक्तिशाली है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर कल हमने पढ़ा कि शक्ति अप्रकट तत्व है, प्रच्छन्न बल है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो बल है वो एक प्रकट शक्ति है, प्रकट तत्व है। ये कल हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों शक्ति और प्रभाव। ये भी दोनों जुड़ी हुई अवधारणा हैं। इन दोनों में आपको क्या डिफरेंट नजर आता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए विद्यार्थियों शक्ति और प्रभाव के अंदर अंतर, तो सीधी सी बात है कि शक्ति दमनात्मक होती है, दमनात्मक होती है। शक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी के दमन करने के लिए। तो शक्ति जो है विद्यार्थियों एक दमनात्मक होती है, जबकि प्रभाव जो है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी को प्रभावित करना एक मनोवैज्ञानिक वे होता है। साइकोलॉजिकल वे से ही किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। शक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो शक्ति तो दमनात्मक होती है, दमन करना है तो वहां प्रभाव की जरूरत नहीं होती है, शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन अगर प्रभावित करना है तो वो मनोवैज्ञानिक तरीके से ही हम किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, या हम किसी से अगर प्रभावित होते हैं तो वो प्रभावित होने का हमारा तरीका जो है विद्यार्थियों, वो साइकोलॉजिकल वे होता है। दूसरी बात अगर करें तो ये बात सामने आती है कि शक्ति का प्रयोग व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। जबकि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रभावित होता है, अपनी इच्छा से प्रभावित होता है। अब ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, शक्ति का अगर प्रयोग करना है, शक्ति का प्रयोग किसी की व्यक्ति या किसी के खिलाफ अगर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो उसकी इच्छा नहीं है। मान लीजिए कक्षा के अंदर किसी विद्यार्थी को अध्यापक सजा देता है, पनिशमेंट देता है, तो उस बालक की ये इच्छा नहीं है कि मुझे पनिशमेंट मिले या मुझे जो है डांटा जाए, उनकी इच्छा थोड़ी होती है। यानी शक्ति का प्रयोग जो है व्यक्ति की इच्छा के विरोध किया जाता है। जबकि कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रभावित होता है
तो वो अपनी इच्छा से होता है, उन्हें बल प्रयोग से प्रभावित नहीं किया जाता। तो कोई व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो वो अपनी इच्छा से होता है, लेकिन अगर किसी के खिलाफ आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसकी इच्छा के विरोध करेंगे, क्योंकि शक्ति का प्रयोग करना कोई अपनी इच्छा से नहीं कहेगा कि हां हमारे खिलाफ आप शक्ति का प्रयोग कीजिए, ऐसा नहीं होता। तीसरी बात, शक्ति अप्रजातांत्रिक है। प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर शक्ति का प्रयोग करना, पावर का प्रयोग करना, यह डेमोक्रेटिक वे नहीं है। ऐसा तो डिक्टेटरशिप, मोनार्ची, एरिस्टोक्रेसी, ऐसी शासन व्यवस्थाओं के अंदर यह हमें वेद नजर आता है। लेकिन अगर किसी को इफेक्टेड करना है, प्रभावित करना है, तो यह एक प्रजातांत्रिक तरीका है जहां किसी प्रकार का बल प्रयोग या शक्ति का प्रयोग नहीं होता। चौथी बात करें, शक्ति को स्थिरता के लिए प्रभाव की आवश्यकता है। प्रभाव की आवश्यकता है। प्रभाव को लंबे समय तक स्थिरता के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है। शक्ति की आवश्यकता नहीं। अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो ये 4 प्रकार के अंतर हमें देखने को मिलता है कि शक्ति को अगर स्थिरता प्राप्त करनी है, लंबे समय तक शक्तिशाली को शासन कायम करना है या शक्ति को बनाए रखना है, तो उनके लिए उन व्यक्ति का प्रभावी होना आवश्यक है, प्रभाव लोगों में होना आवश्यक है। लेकिन किसी को प्रभावित करने के लिए या किसी व्यक्ति का लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखने के लिए हमें किसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी से अगर प्रभावित होता है या जनता किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होती है तो वो अपनी इच्छा से होती है। इसलिए अगर कोई इस प्रकार की झांसा भी दे तो भी उस दल से प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे बात की जाए कांग्रेस की न्याय योजना, चुनाव से पहले यह प्रचार किया गया कि इतने 1000 रुपये जो हैं 72,000 रुपये लोगों के खातों में जमा किए जाएंगे, गरीब लोगों के खातों में। लेकिन लोगों ने इस बातों को नकार दिया, क्योंकि अगर किसी को प्रभावित करना है तो वे प्रभावित अपनी इच्छा से होते हैं, शक्ति के माध्यम से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अब दोनों के अंदर संबंध की बात करें, शक्ति व प्रभाव में संबंध, शक्ति व प्रभाव में संबंध।
अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? यानी शक्ति व प्रभाव, शक्ति व प्रभाव एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीकों को बढ़ावा देते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ शक्ति के माध्यम से, बिना प्रभाव के अगर शक्ति का प्रयोग हो तो वो लोकतांत्रिक वे नहीं है। लेकिन कई बार लोगों को प्रभावित करने के लिए शक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। डेमोक्रेसी में भी बिना शक्ति के प्रयोग से आगे डेमोक्रेसी का सफल संचालन नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं कहीं कुछ लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते, तो वहां दबाव की भाषा का प्रयोग भी करना पड़ता है। इसलिए शक्ति व प्रभाव एक दूसरे के साथ मिलकर के लोकतांत्रिक तरीकों को बढ़ावा देते हैं। और दूसरी बात करें, शक्ति व प्रभाव एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति व प्रभाव एक दूसरे के पूरक हैं, यानी शक्ति के लिए प्रभाव की आवश्यकता है और प्रभाव के लिए शक्ति की आवश्यकता है। दोनों के बिना हम कह सकते हैं कि शक्ति व प्रभाव एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति को प्रभाव की आवश्यकता है और प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता है। तीसरी बात करें तो शक्ति व प्रभाव अगर देखने के लिए कहें दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद, औचित्यपूर्ण हो जाने के बाद दोनों प्रभावी होते हैं। अब वापस सुन लीजिए, शक्ति व प्रभाव एक दूसरे के साथ मिलकर के लोकतांत्रिक तरीकों को बढ़ावा देते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे के पूरक भी हैं, दोनों एक दूसरे को सबल प्रदान करते हैं और दोनों अगर औचित्यपूर्ण हो जाते हैं, शक्ति भी औचित्यपूर्ण हो जाती है और प्रभावी हो जाती है और प्रभाव भी शक्तिशाली होता है, तो दोनों ही प्रभावी बन जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों अगर बात कही जाए तो शक्ति व प्रभाव को एक दूसरे से संबंधित हैं। आज के समय में सिर्फ प्रभाव के माध्यम से ये शासन नहीं चलाया जा सकता और सिर्फ शक्ति के माध्यम से ये लोकतंत्र का संचालन भी संभव नहीं है। इसलिए दोनों के अंदर सामंजस्य की बात जो है वो आवश्यक है कि शक्ति व प्रभाव में दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये है विद्यार्थियों, ये बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर 2 नंबर का सवाल पूछा गया था, शक्ति व प्रभाव में 2 अंतर बताइए। तो शक्ति दमनात्मक होती है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक है। शक्ति का प्रयोग व्यक्ति की इच्छा के विरोध किया जाता है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रभावित
होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक है। शक्ति को स्थिरता के लिए प्रभाव की आवश्यकता है और यहाँ लंबे समय तक प्रभाव को स्थिर रहने के लिए शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये बोर्ड के अंदर पूछा गया सवाल है विद्यार्थियों। और इस चैप्टर में से एक बात बता दूं विद्यार्थियों आपको कि इस चैप्टर में से 1 नंबर के, 2 नंबर के छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं और साथ साथ में 4 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। तो ये छोटे सवाल किसी की परिभाषा है, अंतर है और अवधारणा क्या है, इनको भी हमें समझना आवश्यक है। इसलिए सब प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमें देखने होते हैं। अब अगली चर्चा हमारी रहेगी विद्यार्थियों शक्ति के प्रकार, शक्ति के रूप या शक्ति के प्रकार, शक्ति के रूप या शक्ति के प्रकार। अगर शक्ति को डिवाइडेशन ऑफ पावर की बात की जाए तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार शक्ति के 3 रूप दिए गए हैं। 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहली शक्ति है विद्यार्थियों राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। अब आपके जहन में यह बात होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पावर क्या है। राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य यह है कि समाज में पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कारों का वितरण करने वाली शक्ति कौन सी शक्ति कहलाती है? राजनीतिक शक्ति कहलाती है। समाज में पद, प्रतिष्ठा, अवसर, पुरस्कार का वितरण करने वाली शक्ति, का वितरण करने वाली शक्ति राजनीतिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? राजनीतिक शक्ति है। समाज में पद, प्रतिष्ठा, अवसर, पुरस्कार ये किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। और सरकार के पास में कौन सी शक्ति होती है? पॉलिटिकल पावर होता है। तो ऐसी शक्ति जो समाज में पद, प्रतिष्ठा का वितरण करे वो शक्ति क्या कहलाती है? राजनीतिक शक्ति कहलाती है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ये शक्ति प्रयोग की औपचारिक संस्थाएं हैं। औपचारिक संस्थाएं हैं। अब वैसे पॉलिटिकल पावर का जो यूज है, इस्तेमाल है, वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। अब सरकार के तीनों अंग
व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण करती है, और कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो बनाए गए कानून और कार्यपालिका के आदेशों की जांच करती है कि कहीं इनका बनाते समय कानून का या संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो ये सरकार के तीनों अंग जो हैं ये मिलकर के पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो औपचारिक अंग होते हैं जो स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई देते हैं, और एक अनौपचारिक अंग होते हैं। तो ये तो जो हैं औपचारिक संस्था हैं, जबकि दबाव समूह, राजनीतिक दल, ये क्या है? अनौपचारिक। अनौपचारिक संस्थाएं हैं। औपचारिक संस्थाओं में किनका नाम आता है? सरकार के तीनों अंगों का, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जबकि दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, ये जो हैं कैसी संस्थाएं हैं? अनौपचारिक संस्थाएं हैं। और दूसरी बात है विद्यार्थियों, आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति, ये क्वेश्चन भी विद्यार्थियों बोर्ड के अंदर एक बार पूछा जा चुका है। शक्ति का अर्थ बताते हुए शक्ति के प्रकार बताइए। तो ये शक्ति का अर्थ, एक परिभाषा और फिर 3 रूप, 4 नंबर का सवाल था। आर्थिक शक्ति की बात करें, इकोनॉमिक पावर की बात करें, तो आर्थिक शक्ति क्या है? समाज में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर जिसका स्वामित्व होता है। समाज में उत्पादन व वितरण के साधनों पर, जिनका स्वामित्व होता है, वह आर्थिक शक्ति है। वह आर्थिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है तथा मार्क्सवाद के अनुसार समाज का आधार आर्थिक तत्व है। समाज का आधार आर्थिक तत्व है। आर्थिक तत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक तत्व का मतलब यह है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर जिनका स्वामित्व है, वो इकोनॉमिक पावर है। लेकिन ये आर्थिक शक्तियां राजनीतिक शक्तियों को भी प्रभावित करती है। आज हमारे देश के अंदर बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती है और फिर उन पार्टियों को अपने हितों के अनुरूप कानून बनाने व निर्णय करने के लिए बाध्य करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इकोनॉमिक पावर जिनके पास में है, तो
पॉलिटिकल पावर स्वतः ही आ जाता है। आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को सांसदों के पास नहीं जाना पड़ता, सांसद उनके घर आते हैं। उनके पास में कौन सा पावर है? मंत्री उनके घर आते हैं, वो मंत्रियों के घर नहीं जाते। कारण क्या है? पॉलिटिकल पावर तो नेताओं के पास में होता है, लेकिन उसके पास में कौन सा पावर है? इकोनॉमिक पावर है। इसलिए आर्थिक शक्ति जो है राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। और आज भी देखते हैं हम, बड़े बड़े ये औद्योगिक घरानों से अगर कोई चुनाव लड़ भी जाता है तो आसानी से पैसों के बलबूते इन्हें जीत हासिल हो जाती है। आज लोकतांत्रिक तरीकों में भी ये देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों ये है, मार्क्सवाद ने भी यही कहा कि समाज का जो आधार है वो आर्थिक तत्व है। जिनका आर्थिक तत्वों पर नियंत्रण होगा उनका समाज में वर्चस्व होगा, उनका समाज में प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आर्थिक शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है विद्यार्थियों, विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारा का अर्थ, विचारधारा का अर्थ विचारों का समूह, विचारों का समूह जिनसे अपना दृष्टिकोण, स्पष्ट किया जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, विचारधारात्मक शक्ति जो हैं विचारों का एक समूह है और जिनसे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है कि भाई विचारधारात्मक शक्ति के पास में ही यह नजरिया होता है कि वे अपनी जनता को उस विचारधारा के अनुसार ढाल देते हैं कि हमारे देश के लिए यही विचारधारा उचित है और इस विचारधारा को हमें मानना है। और लोग उन्हीं विचारधारा के अनुरूप अपने आप को डाल देते हैं। जैसे उदारवादी, मार्क्सवादी, साम्यवादी, समाजवादी, एकात्म मानववाद, एकात्मक मानववाद दीनदयाल उपाध्याय का था। दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था ये एकात्म मानववाद का विचार। अब विचारधारात्मक शक्ति जो विचारों का समूह है जिनसे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाता है, अलग अलग प्रकार की विचारधारा होती है और इन विचारधारा के माध्यम से ही शक्ति उत्पन्न होती है। कैसे शक्ति उत्पन्न होती है? जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ, दुनिया दो भागों में बंट गई। तो एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में उदारवादी विचारधारा के लोग थे और एक तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। अब इन दोनों के अंदर जब स्पर्धा हुई, जब टक्कर हुई, तो पश्चिमी यूरोप के देश और अधिकतर वे पश्चिमी देश जो अमेरिका से प्रभावित थे, उन्होंने उदारवादी विचार को अपनाया। उन्हें पता है कि हम उदारवादी विचारधारा को अपनाएंगे तो अमेरिका हमारी, पूंजीवादी विचारधारा को अपनाएंगे तो अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। और साम्यवादी विचारधारा अपनाने वाले देश ये समझ रहे थे कि हमारी हेल्प जो है सोवियत संघ करेगा।
यानी उनके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन जो साम्यवादी गुट से जुड़ गया तो वो शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भार सोवियत संघ के पास चला गया। पूंजीवादी देश जो शक्तिशाली नहीं था, लेकिन पूंजीवादी गुट से जुड़ने के बाद शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उन्हें सारी आर्थिक सहायता जो है अमेरिका के द्वारा उपलब्ध होने लगी, सैनिक सहायता अमेरिका के द्वारा उपलब्ध होने लगी। तो इस प्रकार से विचारों का समूह जो है विद्यार्थियों, ये विचारधारा, ये किसी विचारधारा से जुड़ जाने के बाद वो शक्तिशाली हो जाता है। जैसे दुनिया दो गुटों में बटी, वो दोनों गुट ये चाहते थे, उदारवादी देख रहे थे या पूंजीवादी देख रहे थे कि हमारा गुट अधिक मजबूत बने, साम्यवादी देख रहे थे कि हम ज्यादा शक्तिशाली बने। तो वे जो देश उनमें शामिल हो जाते वो भी शक्तिशाली उन देशों की भांति ही बन जाते, और उन देशों पर यह भी विचारधारा में था कि भाई एक के ऊपर हमला जो है पूरे गुट के ऊपर हमला माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, ये ऐसी विचारधारात्मक शक्ति है जिसके माध्यम से ये शक्ति का स्रोत एक विचारधारा होती है। कमजोर होते हैं लेकिन विचारधारा अपनाने के कारण वो भी मजबूत हो जाते हैं। प्लस जो जिस विचारधारा को अपना लेता है वो अपनी जनता को उसके अनुकूल बना लेता है। आज चीन है, चीन के लोग देखते हैं कि साम्यवादी शासन से कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। रसिया के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि साम्यवादी शासन एक अच्छा जनता के हितों के लिए हैं। तो अमेरिका या पश्चिमी देश या डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादातर ये देखते हैं कि देखिए लोकतंत्र के लिए उदारवादी शासन का होना आवश्यक है। पूंजीवादी ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए पूंजीवादी होना आवश्यक है, जहां लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब विद्यार्थियों, वहां की जनता उसके अनुकूल ढल जाती है फिर, ठीक है ना। जैसा भारत है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, न ज्यादा पूंजीवादी विचारों को महत्व दिया है, न समाजवादी विचारों को अधिक महत्व दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये शक्ति के तीन रूप हैं, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। ये तीन पावर जो हैं, ये शक्ति के तीन रूप, जिनके माध्यम से हम शक्ति के प्रकारों को स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।